नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रेखा ध्रुवे भले ही 28 की हो चली थी, लेकिन उसकी जवानी का जादू अब भी चरम पर था। जब वह संवरकर इठलाती हुई झोपड़ी से बाहर निकलती तो गली मोहल्ले की नजरें उसी पर ठहर जाती थी। उसे भाभी कहने वाले लड़के हों या उम्र दराज मर्द, हर किसी के दिल में हलचल मच जाती थी। उसकी कातिलाना अदा और शोख चाल देख लोग चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाते थे। कुछ तो हंसी मजाक में उसे छेड़ भी देते थे, मगर कईयों की ख्वाहिशें बस दिल में ही घुटकर रह जाती थीं। वे मलखान की पसंद की तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन नजरें कुछ और ही बयां करती थीं। हकीकत यह थी कि रेखा और मलखान के बीच बीते कुछ समय से अनबन चल रही थी। उनकी शादी ना तो परिवार की रजामंदी से हुई थी और ना ही समाज के बनाए रीति रिवाजों के मुताबिक हुई थी। उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां चाहत और मजबूरी की खींचतान जारी थी। रेखा ने अपने माँ बाप, रिश्तेदारों और समाज के सामने सिंदूरदान करने वाले पति को छोड़कर मलखान के प्रेम को अपनाया था। वह बस चंद कस्में वादों के धागों में बंधी बीते 12 सालों से उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसकी नज़र में मलखान ही उसका सच्चा पति था, और अजीब बात यह थी कि समाज की नज़र में भी वही उसका सच्चा पति था। लेकिन हकीकत की परतें इतनी सीधी नहीं थीं। उसके पहले पति से उसके 2 बच्चे भी थे, जो बीते कल की तरह उसकी जिंदगी के किसी कोने में छुपे बैठे थे। वह नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में स्थित आईटीआई के पास एक सीमेंट गोदाम में काम करती थी। हालांकि उसका असली घर टिमरनी तहसील के गांव डोडरा मऊ में था। लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर वह दिसंबर 2022 के पहले सप्ताह में सिवनी मालवा आ गई थी। काम की तलाश में या शायद एक नई जिंदगी की तलाश में उसने अपना घर छोड़ दिया था। अब घर के नाम पर बस एक टेंट था, जो छत से ज्यादा उसकी मजबूरी की पहचान था। इसी टेंट में वह मलखान के साथ रह रही थी। मलखान भी उसी सीमेंट गोदाम में मजदूरी करता था, जहां रेखा का दिन रात गुजरता था। गरीबी की तपिश और रिश्तों की उलझन के बीच उनकी जिंदगी सिमटी हुई थी, मगर फिर भी चल रही थी। मलखान सिंह पिपरिया के पास सर्रा लांजी गांव का रहने वाला था, और रेखा से उसकी मुलाकात करीब 12 साल पहले हुई थी। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, मगर जल्द ही वह दोस्ती में बदल गई। मलखान रेखा की जवानी और आकर्षण पर फिदा हो गया था, जबकि रेखा उसकी हमदर्दी और समझदारी से धीरे धीरे उसकी ओर खिंची चली आई। फिर उनका बार बार मिलना और एक दूसरे के करीब आना इस रिश्ते को एक गहरे प्रेम में बदल गया। यह प्रेम न सिर्फ शारीरिक था, बल्कि एक अजीब सी मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव में बदल चुका था, जो दोनों के दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बना चुका था। एक दिन जब मलखान ने रेखा के सिर पर हल्के से हाथ रखा, तो उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई और ममता थी। उसने प्यार से कहा, तुम जब मेरे पास आओ तो दुखी और उदास मत रहा करो। उससे तुम्हारी सुंदरता कम हो जाती है। जब तुम हंसती हो तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि जैसे रेखा का हर गम, हर चिंता कुछ पल के लिए हवा हो गई थी। मलखान का यह स्नेह, उसकी देखभाल और उसकी नजरों में सिर्फ प्यार था, जो रेखा को अपने भीतर एक नई ताकत और आत्मविश्वास महसूस करवा रहा था। क्या करूं मलखान, एक तुम ही हो जो मेरे मन की बात समझते हो। मैं किसी और के सामने तो दूर, अपने निखट्टू शराबी पति से भी उतना खुलकर बातें नहीं करती जितनी तुम्हारे साथ कर लेती हूँ। कहते हुए रेखा की आवाज में चुपके से आंसू घुलने लगे और वह धीरे धीरे सुबकने लगी। मलखान ने उसकी पीठ को हल्का सा सहलाया और कहा, शराबी तो मैं भी हूँ। देखो, मैंने अभी भी पी रखी है। फिर उसने अपना चेहरा रेखा के बहुत करीब लाकर कहा, पर तुम शराब पीकर भी होश में बातें करती हो। लेकिन उसे तो कोई बात नहीं। मलखान की आवाज में एक गहरी भावुकता थी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। सच कहूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वह शब्द उसके दिल से निकले थे, और रेखा का दिल भी इन शब्दों में खो गया था। रेखा कुछ कह नहीं पाई,
लेकिन उसकी आंखों में यह साफ था कि वह भी कुछ महसूस कर रही थी। उसने इशारे से अपनी हामी दी और सिर्फ 2 शब्द निकले, मैं भी। जब रेखा जाने लगी तो मलखान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से प्यार से पकड़ लिया और उसके माथे को हल्के से चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाता हूँ। उनके बीच यह पल इतना गहरा था कि लगता था जैसे वक्त भी उस पल के साथ रुक गया है। उस पल के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का मन बना लिया। मलखान के वादे और अपने दिल की सुनते हुए रेखा ने अपने पति का घर छोड़ दिया और मलखान के साथ बिन ब्याहे जीवन जीने का फैसला किया। वह न सिर्फ उसकी पत्नी बन गई थी, बल्कि उसका साथी भी, उसकी सहारा भी बन गई। काम के सिलसिले में जहां भी मलखान जाता, रेखा उसी के साथ चल देती थी। दोनों की जिंदगी एक अजीब सी संतुष्टि से भर गई थी, जैसे अपने अपने जख्मों को साथ जीते हुए वे एक दूसरे के साथ पूरी दुनिया को नए नजरिए से देख रहे थे। उनका कोई स्थायी घर नहीं था और ना ही कोई ठोस भविष्य की योजना थी। वे अस्थायी झोपड़ों या फिर टेंट में रहते हुए अपनी जिंदगी के दिन बिता रहे थे। मलखान और रेखा ने मिलकर एक अजीब सी दुनिया बनाई थी, जहां उनका प्यार और जद्दोजहद ही उनका असली आशियाना था। इन 12 सालों तक उनका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहा, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, उन दोनों के बीच की कड़ी में दरारें भी आने लगीं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उनके बीच मतभेद और विवाद ने अपने पाप फैलाए। मलखान की शराब पीने की लत अब इतनी बढ़ गई थी कि वह दिन में ही नशे में धुत होकर काम पर चला जाता था। नशे की हालत में वह अक्सर अनाप शनाप बकता रहता था और यह उसके साथी कामकाजी लोगों के लिए किसी दुख से कम नहीं था। उसका यह बदलता व्यवहार अब रेखा के लिए एक बड़ा बोझ बन चुका था। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब रेखा और मलखान के बीच तकरार न होती थी। उनका रिश्ता अब तक के मुकाबले कहीं ज्यादा उलझने और तनावों से भरा हो गया था। यही नहीं, मलखान अब रेखा को भी शराब के साथ अपने साथ बैठाकर पीने के लिए मजबूर करने लगा था। रेखा जो पहले उसकी आदतों को सहन करती थी, अब उसी वजह से परेशान रहने लगी थी। उसकी मासूमियत और उम्मीदों को यह शराबी जहर धीरे धीरे तोड़ने लगा था। देर रात तक उनके बीच लड़ाई झगड़े होते रहते और गाली गलौज की आवाजें उनके असहज रिश्ते की पहचान बन चुकी थीं। दोनों की जुबान इतनी तेज हो गई थी कि जैसे गालियां देना अब उनके लिए एक सामान्य बात बन गई थी। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देना उनकी आदत बन चुकी थी। जब मलखान गुस्से में होता तो वह बुरी तरह से कहता, जा चली जा अपने पति के पास, तू तो मेरी रखैल है, जब जरूरत होगी बुला लूंगा। यह सुनकर रेखा और भी तिलमिला जाती थी। उसका गुस्सा और बढ़ जाता और वह कह देती थी, हाँ चली जाऊंगी उसी के पास, लेकिन वहां क्यों? मेरे चाहने वाले और भी मर्द हैं, मेरी जवानी के प्यासे हैं। देख, आज भी मेरे यौवन में कोई कमी आई है क्या? उनकी यह लड़ाई अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक दूसरे के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा बन चुका था। रिश्ते की बुनियाद अब टूटने की कगार पर थी और दोनों के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही थी। दिसंबर 2022 की 18 तारीख को शाम होते ही मलखान अपने टेंट के घर में शराब पीने में मशगूल हो गया था। नशे की हालत में वह बार बार रेखा को आवाज लगा रहा था, चिल्लाते हुए बाजार से नमकीन लाने को कह रहा था। कभी वह रेखा से सब्जियां लाने को कहता तो कभी उबले अंडे लाकर फ्राई करने का आदेश देता था। रेखा अब उसकी इन फरमाइशों से पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वह इस अनहद कामों में बंधी हुई थी और मलखान की बेतुकी मांगों को सुनते सुनते गुस्से से तमतमाई हुई थी। गुस्से में वह मलखान को गालियां भी दे रही थी और दोनों के बीच का तनाव अब और गहरा होता जा रहा था। उनके बीच की सारी गाली गलौज और लड़ाई पड़ोस के लोग भी सुन रहे थे, लेकिन वे इस मामले में कोई दखल नहीं दे रहे थे। उन्हें पता था कि यह एक अस्थायी नाटक है जो कुछ घंटों तक चलेगा और फिर शराब के नशे में सब शांत हो जाएगा। उनकी सोच सही साबित हुई और रात के 1 बजे तक टेंट में सन्नाटा छा गया। लेकिन सुबह जब श्याम, जो उनके पड़ोस में रहता था, रेखा के टेंट के पास पहुंचा और अंदर झांका तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। जो उसने देखा उसे शब्दों में बयां करना उसके लिए मुश्किल हो गया। कुछ पल के लिए वह खड़ा रहा,
फिर अचानक उसकी आवाज गहरी चीख में बदल गई। उसकी आंखों में जो भय और आश्चर्य था, वह सब कुछ बयान कर रहा था, लेकिन वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। शाम की चीख सुनकर अन्य मजदूर भी वहां दौड़े आए। जैसे ही उन्होंने टेंट का दृश्य देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रेखा कंबल में लिपटी हुई खून से सनी पड़ी थी और उसके आसपास फैला खून सूख कर काला हो चुका था। उसकी स्थिति से साफ था कि वह मर चुकी थी। सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था और यह देखकर किसी को भी यह समझने में देर नहीं लगी कि यह एक निर्दयी हत्या थी। पड़ोसियों ने घबराते हुए तुरंत इस दिल दहला देने वाली वारदात की सूचना सिवनी मालवा थाना पुलिस को दे दिया। सोमवार 19 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 9 बजे एसएचओ जितेंद्र यादव ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल का दौरा किया। यह महिला की निर्मम हत्या का मामला था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से जांच शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ जितेंद्र यादव ने तुरंत एसडीपीओ आकांक्षा चतुर्वेदी को भी घटना से अवगत करवा दिया। आकांक्षा चतुर्वेदी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं। जितेंद्र यादव और उनकी पुलिस टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू किया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि मृतका रेखा मलखान के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी और मलखान घटना के बाद फरार हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर एक बड़ा सा पत्थर पाया, जिस पर खून के धब्बे और रजाई के धागे लगे हुए थे। इस साक्ष्य ने यह साफ कर दिया कि रेखा की हत्या इसी पत्थर से की गई होगी। एसएचओ जितेंद्र यादव ने घटनास्थल पर स्थिति का आकलन करते हुए यह महसूस किया कि यह वारदात किसी प्यार में बेवफाई और चरित्र पर शक के कारण हुई होगी। उन्होंने मामले की तह तक पहुंचने के लिए आसपास रहने वाले लोगों और मृतका के जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू किया। जल्द ही यह जानकारी सामने आई कि रेखा और मलखान के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। उनके रिश्ते में तनाव और गुस्से की कमी नहीं थी और यह सब एक अस्वस्थ वातावरण को जन्म दे रहा था। हालांकि मृतका की पहचान हो चुकी थी, लेकिन हत्यारा अभी भी फरार था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि मलखान, जो मृतका का प्रेमी था, इस हत्याकांड का प्रमुख संदिग्ध हो सकता है, लेकिन इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता था क्योंकि किसी के पास ठोस सबूत नहीं थे। पुलिस को मलखान के ठिकाने की जानकारी जुटानी थी ताकि वह गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर सके। घटनास्थल पर पुलिस को बिखरी हुई चीजों के बीच 2 गिलास और 2 शराब की बोतलें भी मिली, जो यह संकेत दे रही थीं कि घटना से पहले शराब पीने का सिलसिला चला था। यह जानकारी पुलिस के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि इससे पता चलता था कि मृतका और संदिग्ध मलखान दोनों शराब के नशे में थे जब यह हत्या हुई। पूछताछ के दौरान पड़ोसी श्याम ने पुलिस को रेखा की बहन के बारे में बताया, जो पास ही रहती थी। पुलिस ने उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया और बहन ने बताया कि बीती रात उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह दवाई खाकर सो गई थी। उसे सुबह को ही इस घटना की जानकारी मिली। यह जानकारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे यह संकेत मिलता था कि रेखा की बहन ने किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं दिखाई थी और वह रात भर घर पर ही रही थी। अब पुलिस को मलखान की तलाश में और भी तेजी से जुटना था ताकि वह जल्द से जल्द इस हत्या के राज से पर्दा उठा सके। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाली वारदात की तहकीकात के लिए पूरी तत्परता दिखाई। एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी टीम, डॉग स्क्वायड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फोटोग्राफर के साथ मिलकर घटनास्थल पर गहन जांच की गई। सभी संभव सबूतों को इकट्ठा किया गया ताकि हत्या के राज को जल्दी से जल्दी सुलझाया जा सके। इस प्रक्रिया के बाद पुलिस ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी की और मृतका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रेखा की बहन ने पुलिस से यह भी बताया कि रेखा और मलखान के बीच एक आपसी समझौते के तहत लिव इन रिलेशन था। वे बिना शादी किए ही साथ रहते थे और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हालांकि बहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते रेखा की इतनी निर्मम हत्या हो गई। उसकी शक की निगाहें मलखान पर ही थीं। पुलिस के सामने अब मृतका रेखा का पूरा अतीत उसके परिवार से सामने आ चुका था, विशेषकर उसकी बहन ने पूरी जानकारी दे दी थी। हालांकि हत्यारे की मंशा और वारदात के पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश होना अभी बाकी था।
एसडीपीओ आकांक्षा चतुर्वेदी ने बिना समय गंवाए एसएचओ जितेंद्र यादव को मलखान सिंह की तलाश में जुटने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस टीम को मलखान के मूल निवास पिपरिया गांव की ओर रवाना कर दिया। एसडीपीओ को हर घंटे मलखान की तलाश में पुलिस की प्रगति की अपडेट मिलती रही। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मलखान सिंह सर्रा लांजी गांव में देखा गया था। यह खबर पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि अब उनका ध्यान उस दिशा में केंद्रित था जहां मलखान को देखा गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने फरार आरोपी मलखान को घेराबंदी करके दबोच लिया। उसे थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की गई। शुरुआती समय में मलखान ने सब कुछ इनकार किया, लेकिन दबाव के चलते वह जल्दी टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने रेखा का सिर कुचलकर हत्या की थी। यह बयान पुलिस के लिए एक अहम मोड़ था, क्योंकि अब हत्या का असली कारण और अपराधी की मंशा स्पष्ट हो चुकी थी। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने मलखान के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और जांच आगे बढ़ाई। अब पुलिस की प्राथमिकता मलखान के हत्या के कारणों को पूरी तरह से समझने और इस अपराध को लेकर सटीक तथ्यों को सामने लाने की थी। पुलिस टीम को इस मामले में 24 घंटे के भीतर सफलता मिल गई। पूछताछ के दौरान जब मलखान से हत्या के कारण के बारे में पूछा गया, तो उसने खुलासा किया कि पिछले कई महीनों से रेखा और उसके बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे। वह इन झगड़ों से तंग आ चुका था और रेखा की रोज रोज की चिकचिक ने उसकी मानसिक स्थिति को और बिगाड़ दिया था। इस तनाव के कारण उसने शराब अधिक पीना शुरू कर दिया था। मलखान ने यह भी बताया कि रेखा उसे अक्सर गालियां देती थी और यह गालियां कभी कभी उसके दोस्तों के सामने भी होती थीं। वह महसूस करता था कि रेखा उसे इज्जत नहीं दे रही थी और उसकी यह हरकतें उसे परेशान कर रही थीं। इस मानसिक दबाव के चलते ही मलखान ने रेखा के साथ हुए अपने झगड़े को इस कदर बढ़ाया कि उसने हत्या कर डाली। मलखान ने पूछताछ में एक और सनसनीखेज खुलासा किया, जब उसने रेखा पर अवैध संबंध रखने का शक जताया। हालांकि वह इस बारे में केवल संदेह ही जता सका और इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे सका। उसने बताया कि उसे यह डर था कि रेखा उसे छोड़कर किसी और के साथ जा सकती है और इस शक ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। मलखान ने यह भी बताया कि घटना के दिन वह शराब के नशे में था और अपनी होश खो बैठा था। रात के समय उनका काफी झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर उसने पत्थर से रेखा के सिर पर वार कर दिया। जब रेखा की तुरंत मौत हो गई तो वह घबराया और डर के मारे मौके से फरार हो गया। यह बयान इस बात की पुष्टि करता है कि मलखान की मानसिक स्थिति और शराब की लत ने उसे इस घटना को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि वह रेखा के अवैध संबंधों का कोई प्रमाण नहीं पेश कर सका, लेकिन उसका संदेह और गुस्सा ही इस हत्या की जड़ में था। पुलिस अब इस मामले की पूरी तरह से जांच करेगी और मलखान के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।